हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे BBMKU में सेमेस्टर 4 में जिनका भी मेजर पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, उसका आज हम लोग मेजर 6 के रूप में पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है सारा करने वाले हैं और एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके अलावा और कोई वीडियो चाहिए, आपको कोई नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, आप सबका चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को? तो इसमें पढ़ना है हम लोगों को यूनिट 1, यूनिट 2, इसके अलावा यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं हम लोगों को और इन पाँचों यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि लोक नीति का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व को स्पष्ट करना है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन में लोक नीति की भूमिका का विवेचना भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोक नीति का जो अर्थ है वो अर्थ क्या होता है। तो लोक नीति का अर्थ होता है सरकार के द्वारा समाज के सामूहिक हित में बनाए गए उन सिद्धांतों का, उन निर्णयों का और कार्यों का समूह है जिसका उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान करना और जनहित को बढ़ावा देना होता है। इसी को हम लोग सरकारी नीति भी कहते हैं। ठीक है, तो लोक नीति किसको कहते हैं? जो समाज के लिए, सामूहिक हितों के लिए, सिद्धांतों के लिए, नियम कार्यों के लिए बनाया जाता है, उसके उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, समाज के को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोक नीति। ठीक है, तो लोक नीति का अगर प्रकृति का बात करेंगे तो इसका प्रकृति क्या क्या है समझते हैं हम लोग। इसका जो प्रकृति है लोक नीति में सार्वजनिक, ठीक है, लोक नीति में सार्वजनिक हित पर आधारित होता है। मतलब किसी एक के लिए नहीं होता है ये नियम, ये सभी के लिए नियम होता है। यह सरकार द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। यह व्यापक यानी बड़े तौर पर बनाया जाता है और लंबे समय और मार्गदर्शक होती है। इसमें लचीलापन भी होता है, मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार इसको क्या किया जाता है, बदल भी सकते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्यों, आंकड़ों और जनमत पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बना दिए, ये आंकड़ा के आधार पर इसको लोक नीति को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको बनाया क्यों जाता है, तो इसका उद्देश्य का बात करेंगे तो समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, यानी पूरे समाज का विकास के लिए इसको बनाया जाता है। वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिकता के रूप से उसको न्याय प्रदान कराना होता है। जन कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भी इसका उद्देश्य होता है। जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा देने, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भी ये किया जाता है। इसके अलावा संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं प्रभावी वितरण के लिए भी इसको किया जाता है। आगे देखेंगे चौथा नंबर कि आखिर लोक नीति का महत्व क्या होता है। तो महत्व ये है इसका कि यह समाज की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। लोक नीति, इसमें शासन प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है कि शासन जो है, प्रशासन जो है वो हमारे प्रति सही से काम कर रही है, नियम बना रही है या नहीं बना रही है। इसके अलावा यह विकास की दिशा की ओर गति को दर्शाता है। इसमें जन सहभागिता एवं विश्वास को भी क्या करता है, बढ़ाता है और लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा पांचवा नंबर पॉइंट देखेंगे इसका कि लोकतांत्रिक शासन में लोक नीति का भूमिका क्या है। तो लोकतांत्रिक शासन में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये जनहित की पूर्ति करता है, यानी उसके जनता के उद्देश्य के हितों का क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है। इसके अलावा समानता और न्याय, ठीक है, लोक नीति के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज में कमजोर और वंचित वर्ग को समान अवसर या न्याय प्रदान हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, विकास और प्रगति का बात करेंगे, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, इन सभी नीति के प्रति नीति बनाकर, नियम बनाकर पूरे विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ बढ़ा सकते हैं। जन भागीदारी को भी बढ़ाता है, यानी जनता का भागीदारी को भी क्या करता है, बढ़ाता है, उसको अधिक प्रभावी बनाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही का भी काम करती है। इसके अलावा शांति और स्थिरता को भी बनाने में मदद करता है। निष्कर्ष लिखा हुआ है, निष्कर्ष को एक बार पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ का निष्कर्ष इसमें लिखा रहता है। ठीक है, दूसरा नंबर लोक नीति के अभिजात वर्ग, ठीक है, लोक नीति में अभिजात वर्ग एवं समूह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा दोनों सिद्धांतों का क्या करना है, तुलना करना है। किसके किसके बारे में तुलना करने बोला है आपको?
तो आपको करने बोला है लोक नीति में अभिजात वर्ग का सिद्धांत और समूह सिद्धांत दोनों के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अभिजात वर्ग का सिद्धांत क्या था, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग के सिद्धांत के अनुसार समाज में हर क्षेत्र में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो विशेष योग्यता, धन, शक्ति और प्रभाव के कारण निर्णय लेने की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। अभिजात वर्ग में यही लोग सरकार और लोग की नीति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब जो प्रभावी लोग हैं, जिनके पास धन संपत्ति ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, कुछ योग्य हैं, कुछ गिने चुने ही लोग ऐसे होते हैं जो अभिजात वर्ग के सिद्धांत में आते हैं। इसके लिए मुख्य बातें क्या क्या है, तो मुख्य बातें जो है, समाज में हमेशा एक छोटा और शक्तिशाली वर्ग अभिजात वर्ग होता है, ठीक है। यही वर्ग सरकार, प्रशासन और नीति को क्या करता है, अपने हित में चलाने का कार्य करता है। आम जनता की भूमिका सीमित हो जाती है इसमें, वे नियम नीति बनाने की प्रक्रिया से क्या रहते हैं, बिल्कुल ही दूर रहते हैं। तो प्रसिद्ध जो विचारक थे इसमें मास्को था, विल क्रेडो और सी राइट मिल्स, ये 3 व्यक्ति थे जो इसमें प्रसिद्ध विचारक के रूप में काम करते थे। अब इसके अलावा अभिजात वर्ग के सिद्धांत के अलावा हम लोग बात करेंगे समूह सिद्धांत का। समूह का सिद्धांत, समाज में अलग अलग हितों वाले कई समूह होते हैं, ठीक, एक ही समूह का नहीं होता है। जैसे जो अपने हितों की रक्षा करता है, अपने आप को बढ़ाने के लिए सरकार और नियम की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। जैसे लोक नीति किसी एक वर्ग के नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग समूहों के बीच संघर्ष और सहयोग करके क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। मुख्य बातें इसमें क्या क्या है, तो मुख्य बातें ये है कि समाज में अनेक समूह होते हैं, जैसे किसान समूह, मजदूर संघ, व्यापारिक संघ, महिला संगठन इत्यादि। इसके अलावा ये समूह अपनी मांगें सरकार के सामने रखते हैं और नीति निर्माण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए, जिसको भी ये नोट्स चाहिए PDF, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, इसमें आप मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से नोट्स आपको यूट्यूब पर किसी का नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी का भी नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। दोनों का तुलना करने बोला है, तो अभिजात वर्ग का और इसका तुलना करेंगे, तो अगर मूल विचार के रूप में तुलना करेंगे तो समाज में गिने चुने लोग जो हैं, अभिजात लोग की सत्ता और नीति को नियंत्रित करता है। लेकिन जो समूह सिद्धांत है, इसमें अनेक समूह होते हैं जो नियम नीति को क्या करता है, प्रभावित करता है। नीति निर्माण में भूमिका दोनों का अलग अलग प्रकार से है, समाज में प्रकृति दोनों का अलग अलग प्रकार से है, दोनों का उद्देश्य अलग है, समाज में परिणाम भी दोनों का क्या है, अलग अलग है। निष्कर्ष देख लीजिएगा एक बार आप। तीसरा नंबर प्रश्न बात करेंगे कि लोक नीति के वृद्धिशील सिद्धांत, लोक नीति का वृद्धिशील सिद्धांत और राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत एवं लोक प्रक्रिया सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन हो गया। लोक नीति का वृद्धिशील सिद्धांत हो गया, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत हो गया और लोक प्रक्रिया का सिद्धांत। हम बार बार बोल रहे हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, 100% हम बता रहे हैं। इससे आपका छोटा क्वेश्चन भी हो जाएगा और बड़ा क्वेश्चन दोनों हो जाएगा। और क्या करते हैं बहुत सारे टीचर कि छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं, इससे आपका बड़ा क्वेश्चन रह जाता है। आप बड़े क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, छोटा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि लोक नीति का वृद्धिशील सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत का मानना है कि नीति निर्माण एक क्रम की प्रक्रिया है, इसमें बड़ी क्रांति या अचानक परिवर्तन करके के स्थान पर छोटे छोटे क्रमिक और व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से नीति बनाई और लागू की जाती है। जो चार्ल्स लिंडब्लॉम ने इसे प्रतिपादित किया था। लोक नीति का वृद्धिशील सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स लिंडब्लॉम ने, ठीक है। इसमें बताया गया था कि अगर इसमें बड़ी क्रांति या अचानक परिवर्तन के स्थान पर अगर छोटा छोटा भी क्रिया करेंगे, काम करेंगे, व्यवहारिक परिवर्तन करेंगे, तो इसमें नियम और नीति को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। मुख्य बातों का बात करेंगे अगर इसमें, तो मुख्य बातों का बात करेंगे इसमें, तो नीति निर्माण में सीमित तर्कशीलता होती है इसमें। इसके अलावा निर्णय छोटे छोटे कदमों के लिए लिया जाता है। वर्तमान नीति को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। प्रयोग और अनुभव के आधार पर नीति में संशोधन भी होते रहते हैं। यह दृष्टिकोण स्थिरता, व्यवहारिकता और जोखिम को क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत दूसरा नंबर, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत का मानना है कि लोग राजनीतिक व्यवस्था में बड़े ढांचे का परिणाम होती है। इसमें समाज का जो
विभिन्न मांग है, अलग अलग मांग है, समर्थन है, संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर नियम को क्या करता है, प्रभावित करता है। डेविड स्टर्न ने क्या किया था, इसको विकसित किया था, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। मुख्य बातें क्या क्या लिखा गया है, तो समाज से मांगें और समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती है। यह मांग राजनीतिक प्रणाली में रूपांतरित होकर नीतियों का रूप ले लेती है। नीति निर्माण, इसके अलावा 3 प्रणाली परस्पर संबंधों पर क्या होती है, ये निर्भर होती है। आगे देखेंगे हम लोग लोक प्रक्रिया सिद्धांत, 2 पढ़ चुके हम लोग। तीसरा है लोक प्रक्रिया सिद्धांत, और इस सिद्धांत का मानना है कि नीति और निर्माण जो है केवल सरकार की गतिविधि ही नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी समूह, नागरिक, संस्थाएं और जनमत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मतलब जब भी कोई नियम बनता है तो वो सिर्फ सरकार के द्वारा ही बनाया जाए ये जरूरी नहीं है, उसमें अलग अलग नागरिक भी भाग ले सकते हैं, संस्थाएं भी भाग ले सकती है। कुछ बात है इसका, मुख्य बात तो ये क्या करता है कि नीति निर्माण एक खुली और सहभागी प्रक्रिया है, खुली तरह से और सभी इसमें भाग ले सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों को, विशेषज्ञों को, मीडिया को, एनजीओ को, सभी इसमें भागीदारी निभाता है। विचार विमर्श होता है, इसमें बहस भी होती है नियम बनाने के लिए, नीति का निर्माण करने के लिए, और पारदर्शिता होता है इसमें जो जनता की स्वीकृति पर विशेष जोर दिया जाता है। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को क्या करता है, बढ़ावा देता है। निष्कर्ष एक बार आप देख लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न बात करेंगे कि लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। माइकल हॉवलेट के क्या, कौन और कैसे के संदर्भ में नीति निर्माण की विश्लेषण करना है आपको। ठीक है, तो लोक नीति निर्माण का प्रक्रिया पहले हम लोग जान चुके हैं कि कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे इसका क्या प्रक्रिया होता है। एक बार देख लेते हैं। लोक नीति निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके नियम का निर्माण किया जाता है। इसमें तर्क और एक नियम से लगातार चलने वाली होती है, जिसमें अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग व्यक्ति क्या करती है, भाग इसमें लेते हैं। इसके अलावा बात करेंगे लोक नीति निर्माण का प्रक्रिया का प्रमुख चरण क्या है। तो सबसे पहला जो चरण होता है उसमें हम लोग पहचान करते हैं कि जो नियम बना रहे हैं वो कौन सी समस्या के लिए बना रहे हैं। फिर एजेंडा तैयार करते हैं कि इसमें किसको प्राथमिकता देंगे और किसको नहीं देंगे, किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है। फिर नीति निर्माण किया जाता है, नियम को बनाया जाता है। फिर उस नीति का क्या किया जाता है, हम लोग स्वीकृति ले लेते हैं कि हाँ इसको अब क्या करना है, लागू करना है। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, एक सही क्रम से, व्यवस्थित क्रम से उसको क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। और लास्ट में उसका निगरानी करते हैं और मूल्यांकन करते हैं कि ये नियम सही से चल रहा है और कितना ये लोगों पर काम कर रहा है। इसी तरह माइकल हॉवलेट ने क्या, कौन, कैसे और क्यों का एक मॉडल दिया था। तो सबसे पहले क्या वाला मॉडल में देखेंगे। क्या वाला में तो कौन सी नीति बनाई जानी है, उसका विषय वस्तु क्या है, उसका दायरा क्या होगा, क्या का उत्तर है। इसमें नीति, उद्देश्य, लक्ष्य और परिणाम को शामिल किया जाता है। कौन मतलब नीति निर्माण को कौन कौन से भाग ले रहे हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, विशेषज्ञ, इन सभी का बात करता है। कैसे का बात करेंगे तो नियम को कैसे बनाया गया है, उसकी प्रक्रिया क्या रही है, साधन क्या था, तकनीक क्या था, जानकारी का स्रोत क्या था, और क्यों का मतलब है नीति बनाने का कारण क्या है, अर्थात समस्या का हल करने का बात कहा गया। ठीक है, निष्कर्ष एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें नीति निगरानी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उपकरणों एवं तकनीकों का विस्तार से आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो नीति निगरानी क्या है समझिए। जो भी नियम बनाते हैं, नीति निगरानी का मतलब है कि किसी सरकारी योजना या नीति का काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसकी लगातार जांच करना, जिससे पता चलता है कि नीति अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है या नहीं है, या उसमें कोई कमी है, या उसमें सुधार करने की कोई आवश्यकता है। इसका मुख्य उद्देश्य का बात करेंगे तो मुख्य उद्देश्य जो है इसका, ये क्या करता है, नीति को कामकाज की जानकारी प्राप्त करवाता है। यह जानना कि नीति के लोग को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसमें क्या कमी है, उसकी समस्या का पहचान करना है, सही समय पर सुधार के लिए सुझाव भी देना है, और जो नए लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित भी करना है। इसके अलावा प्रमुख उपकरण का बात करेंगे तो उपकरण का बात हम लोग करते हैं इसमें, तो प्रगति रिपोर्ट देखा जाता है इसमें, प्रोग्रेस रिपोर्ट कि ये आगे बढ़ रहा है, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है।
इसके अलावा निरीक्षण का काम करते हैं, जिसमें टीम आकर के योजना का जांच करता है। फिर सर्वे किया जाता है, उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि योजनाओं का लाभ सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर फीडबैक लिया जाता है कि लोगों को उससे किस तरह से लाभ हो रहा है सही ढंग से या नहीं हो रहा है। इसके अलावा प्रमुख तकनीकों का बात करेंगे तो ये जानकारी को एकत्रित करने का काम करती है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का काम करती है, प्रश्नावली बनाता है। आगे देखिए, इसमें जो है नीति निगरानी का महत्व क्या है, तो महत्व भी हम लोग को समझ में आ गया कि इसमें सही योजना का दिशा पता चलता है कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसमें कमी है, समस्याओं का पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे कि लोक नीति के क्रियान्वयन में विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय सरकार की भूमिका का विवेचना करना है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख समस्याओं को भी क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो समझिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लोक नीति में क्रियान्वयन में विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय सरकार की भूमिका क्या है। इसका ये मतलब है कि जो सत्ता का अधिकार है, सत्ता अधिकार और जिम्मेदारियों को केंद्र सरकार से हटाकर राज्य और स्थानीय स्तर पर की समस्याओं को देने का है, जिसमें जैसे मान लीजिए ग्राम में, गांव में, पंचायत में मुखिया को दिया जाता है स्थानीय स्तर के रूप में, मुख्य रूप से पंचायत और नगर निकाय को दिया जाता है। इसकी भूमिका नीति को जानना, जनता तक पहुंचाना और उसका सही लाभ दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्थानीय सरकार की जो प्रमुख भूमिकाएं क्या है इसका समझो। तो ये क्या करता है, तो नियम की जानकारी देने का काम करती है। स्थानीय सरकार जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम करती है। योजना बनाना, स्थानीय स्तर पर लोगों को की ज़रूरतों के अनुसार योजना बनाने का भी काम करती है। और क्रियान्वयन करने का मतलब है योजनाओं को गांव, मोहल्ले या वार्ड स्तर तक लागू कराने का काम इसका करती है। इसके अलावा संसाधन का सही रूप से उपयोग हो रहा है कि नहीं, जनता उसमें भाग ले रही है या नहीं, निगरानी और मूल्यांकन का भी काम स्थानीय स्तर पर किया जाता है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख समस्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर समस्याएं बहुत तरह की आती है। जानकारी की कमी, ठीक है, कई बार नीति की सही जानकारी अधिकारियों तक, जनता तक नहीं पहुंच पाती है। धन का कमी, योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा समय पर उपलब्ध नहीं करा पाती है सरकार। कर्मचारियों की कमी, प्रशिक्षित और पर्याप्त कर्मियों की कमी से काम क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, लाल फीताशाही, सरकारी कामकाज में देरी और ज़्यादा कागजी कार्यवाही होती है। समन्वय की कमी, यानी विभागों और संस्थाओं के बीच तालमेल नहीं होने से योजना सही से नहीं पता चल पाती है। और भी बहुत सारा इसका समस्याएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 7वां नंबर कि लोक नीति के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। नीति मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांतों एवं उसके महत्वों की क्या करना है, महत्व का क्या करना है, विस्तार से व्याख्या करना है। लोक नीति मतलब जो जनता के लिए नियम बनाया जाता है उसी को लोक नीति कहते हैं। सीधा सिंपल भाषा में समझिए तो लोक नीति का मूल्यांकन करना है कि वो सही है या नहीं है। तो किसी भी नियमों का परिणाम, प्रभावों और उपलब्धियों का अध्ययन करना और जानना कि वह नियम अपने तय किए गए उद्देश्य को पूरा कर पाया है या नहीं है। या सरल भाषा में कहिए कि जो नियम है, मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कोई नियम कितना सफल हो पाया है, कितना उपयोगी हो पाया है और कितना प्रभावी रहा है, लोगों तक वह पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसी को हम लोग बोलते हैं लोक नीति का मूल्यांकन। तो जो नीति मूल्यांकन का प्रमुख सिद्धांत इसका क्या है, तो प्रासंगिकता का सिद्धांत, प्रभावशाली सिद्धांत, दक्षता का सिद्धांत, परिणाम उन्मुख का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत और पारदर्शिता का सिद्धांत। इसके अलावा नीति मूल्यांकन का महत्व क्या है, क्यों मूल्यांकन करते हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पता चलता कि कोई भी नियम सफल हुआ है या असफल हो गया। नियम में सुधार और परिवर्तन करने में मदद मिलता है। संसाधनों का सही उपयोग को सुनिश्चित करने का काम करता है। भविष्य की नीतियों के लिए सही दिशा देता है। जनता और सरकार के प्रति जवाबदेही बढ़ती है। ये सब जो है नीति मूल्यांकन का एक महत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां नंबर, लोक नीति के मूल्यांकन की प्रमुख विधियों एवं तकनीकों का वर्णन कीजिए। नीति की सफलता एवं प्रभावशीलता मापने में इसकी भूमिका स्पष्ट करना है। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि लोक नीति का क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है, उसमें प्रमुख विधि तकनीकों का वर्णन करना है और नीति की सफलता और प्रभावशीलता मापने में इसकी क्या भूमिका है, इसको भी लिखना है। देखिए अगला प्रश्न, लोक नीति के मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए।
नीति मूल्यांकन किस प्रकार नीति में सुधार करने में सहायता करती है। तो सब देखिए लोक नीति से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा एग्जाम में मेजर 6 के रूप में, ठीक है। सामाजिक, यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चंस अलग हैं। सामाजिक अंकेक्षण या ऑडिट जिसको कहते हैं, ठीक है, सोशल ऑडिट क्या होता है, इसका उद्देश्य, प्रक्रिया, महत्व का विस्तार से करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सामाजिक अंकेक्षण होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें किसी भी योजना, किसी भी कार्यक्रम या संस्था के कार्यों, खर्चों और परिणामों की जानकारी को जनता के सामने लाकर उसका जांच और मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सीधे हितग्राही लोग शामिल होकर पता लगाते हैं कि योजना का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचा है या नहीं, कोई भी काम पारदर्शी ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। यानी समाज में जांच करते हैं कि कोई भी योजना सही लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है, वो सही से काम हुआ है या नहीं हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण का कुछ उद्देश्य भी है, सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता को बढ़ाने का, खर्च की गई राशि और हुए कामों की सही जानकारी प्राप्त करने का, लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसके बारे में भी बात करता है। जनता की जागरूकता को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। विकास और कार्यों की जो सही गुण है उसको मापने का काम करती है। प्रशासन और जनता के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाने का भी कार्य करती है। इसके अलावा कुछ देखिए, इसमें कुछ और टॉपिक भी लिखे हुए हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार एवं नागरिक चार्टर की अवधारणा स्पष्ट करना है। तो लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि जनता और शासन के बीच में कोई खाई ना रहे, वो जनता के प्रति जवाबदेह हो कोई भी काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सूचना का जो अधिकार है जिसको RTI बोलते हैं, ये एक नागरिक चार्टर, दो ऐसे प्रभावी साधन हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं, जो नागरिकों को जानकारी का अधिकार देता है और प्रशासन को जवाबदेह बनाता है। ये दोनों मिलकर सुशासन या प्रशासन की स्थापना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करती है। सूचना का अधिकार का बात करेंगे तो सूचना का अधिकार सबसे पहले 2005 में लाया था, ठीक है। RTI का प्रमुख बिंदु क्या है, तो यह नागरिक को मौलिक अधिकार है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। नागरिकता जो चार्टर अधिनियम है वो भी यही काम करती है, ठीक है। दोनों पढ़ लीजिएगा आप, दोनों के बीच महत्व को भी देना है, लिखा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 2019 में लाया गया था, ठीक है, और पूर्व नाम, पहले इसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और अभी भी उसका नाम वही है, और 1986 में पहले इसको लाया गया था। दोनों में कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, भारत की खाद्य नीति एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए विस्तार से वर्णन करना है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, जिसको भी ये नोट्स चाहिए, ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8847857017, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करके सब्सक्राइब करिए। सब सपोर्ट करेंगे आप लोग को, सारा नोट्स आपके यहाँ तक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अगला प्रश्न जो है, भारत की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान एवं आयुष्मान भारत के उद्देश्य, उपलब्धियों एवं चुनौतियों का विवेचना करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा भारत में शिक्षा नीति, गरीबों के लिए आवास एवं पर्यावरण नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। सर्व शिक्षा अभियान एवं उच्च शिक्षा अभियान की भूमिका को क्या करना है, स्पष्ट करने का बात इसमें कहा गया है, ठीक है। तो देखिए जिनको भी ये नोट्स चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हम बता ही दिए, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला बताइए कि अगला कौन से पेपर का आपको वीडियो या नोट्स चाहिए, वो हम ज़रूर लेकर के आएंगे।